हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 5 जन फॉर ऑल पर। और सामाजिक विषय के इस यात्रा में आज हम आप सभी के बीच में एक नए विषय वस्तु, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर के आए हैं। आप सभी से मुखातिब है। मेरा मानना है कि आप में से अधिकतर लोग राष्ट्रपति शब्द, राष्ट्रपति पद के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन यह वीडियो राष्ट्रपति के और करीब लेकर के जाएगा। यह वीडियो राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में और गहराई से आपको बताएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। एक लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन हमारे देश से मुक्त हुआ था और उस आजादी के बाद हम सभी ने अपना संविधान का निर्माण किया। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। स्वतंत्र हम 15 अगस्त 1947 को हो जरूर गए थे, लेकिन गणतंत्र की स्थापना करने में एक निश्चित समय लगा और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र हुआ। गणतंत्र, जैसा कि यह शब्द अपने आप में यह उल्लेख करता है कि यह देश का जो मुखिया होगा, जो देश का सर्वे सर्वा होगा, वह देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति भी देश की जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन उस निर्वाचन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमारे देश के, हमारे लोकतंत्र में दो प्रकार से निर्वाचन होता है। एक निर्वाचन डायरेक्ट वोटिंग होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें मतदाता अपने घरों से निकल करके बूथ पर जाते हैं, वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। दूसरा तरीका, जिसको इनडायरेक्ट वोटिंग कहते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान कहते हैं, उसमें हमारे द्वारा दिए गए वोटों की, हमारे द्वारा दिए गए मतों की एक अनुपातिक गणना की जाती है। उस गणना के आधार पर वह मतदान होता है। भारत का राष्ट्रपति भी एक अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत चुना जाता है। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि पर यदि चला जाए, भारतीय संविधान पर यदि नजर दौड़ाया जाए, तो अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति के पद की व्याख्या करता है। मीन्स बाय द आर्टिकल नंबर 52 इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन, द प्रेसिडेंट इज द सुपर पर्सन इन आवर कंट्री। देश का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होता है। चूंकि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था को स्थापित किया गया है, संघात्मक शासन स्थापित किया गया है, लेकिन संघात्मक शासन के साथ साथ आंशिक रूप से एकात्मक शासन की भी व्यवस्था हमारे देश के संविधान में, हमारे देश की शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। और उस एकात्मक शासन का सबसे बड़ा परिचायक यह शब्द, यह पद राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत बनता है, निर्वाचित होता है। सवाल यहां पर आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है। तो हमारे संविधान में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में भी खड़ा होने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए भी तमाम प्रकार के अर्हताएं दी गई हैं, जिसमें पहला क्वालिफिकेशन, पहली एलिजिबिलिटी यह है कि ही और सी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति उम्मीदवार बनेगा जो भारत का नागरिक होगा। एज लिमिटेशन भी है, यानी उम्र का निर्धारण भी किया गया है। 35 साल से अधिक, यानी एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी न्यूनतम उम्र 35 ईयर्स यानी 35 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ वह हमारे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वही व्यक्ति एलिजिबल होगा, अहल होगा, जो लोकसभा का सदस्य बनने की काबिलियत रखता है। चौथी अर्हता यह है कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ के पद पर न हो, यानी किसी भी सरकारी सेवाओं में वो शामिल न हो। सरकारी सेवाओं में शामिल हुए व्यक्ति राष्ट्रपति की चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचित नहीं हो सकते। ये तो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित हमारा अगला विषय आता है भारत के राष्ट्रपति। जैसा कि मैंने बताया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, एक अनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत होता है, जिसकी चर्चा हम संविधान के वीडियो में, संविधान के संबंधित कक्षाओं में हम करेंगे। लेकिन भारत का राष्ट्रपति एक बार जब अपना निर्वाचन जीतता है, एक बार जब अपना
पद संभालता है तो उसको नियुक्त करने का अधिकार किसे है, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। एक बार जब भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसकी समय सीमा यानी उसकी वैधता 5 साल तक रहती है। यानी एक राष्ट्रपति अपने पद पर लगातार 5 साल तक बना रह सकता है। 5 साल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव होंगे और फिर से यदि उसे विजय हासिल होती है, मतदान में जीत मिलती है, तो वो अपना टेन्योर, अपना कार्यकाल वो आगे बढ़ा सकता है। एक और बात, 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति हटाया जा सकता है। हमारे संविधान में एक शब्द है महाभियोग। इम्पीचमेंट इज ए प्रोसेस। महाभियोग के सहारे जब संसद को लगता है, महसूस होता है कि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, राष्ट्रपति अपने गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, तो महाभियोग की एक व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, जिस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से, उनके समय सीमा से पहले भी विमुक्त किया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है। एक बार जब राष्ट्रपति नियुक्त हो गए तो अब राष्ट्रपति नियुक्त हो गए तो उनके पास भी नियुक्ति करने संबंधित अधिकार है। सबसे पहला अधिकार है द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होती है वह नियुक्ति करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास है। यानी आप भली भांति जानते हैं द मेजर लीडर ऑफ लोअर हाउस, यानी लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वही देश का प्रधानमंत्री होता है, और देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ साथ मंत्रिमंडल में शामिल सभी अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। साथ ही साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में तमाम प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र है, जिसमें ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अदर जस्टिस, एम्बेसडर, विभिन्न देशों में नियुक्त किए जाने वाले राजदूत, यूपीएससी के चेयरमैन, तमाम प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन है, उन इंस्टीट्यूशन पे जो चेयरमैन की, जो उनके अध्यक्षों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति के बाद हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्ति। शक्ति जानने से पहले हमें इस बात को ध्यान देना जरूरी है। हम देख रहे हैं आईसी, आईसी मतलब होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल टू मीन्स बराबर एलएच, एलएच मीन्स लोअर हाउस, लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, प्लस यूएच अपर हाउस, प्लस पी यानी प्रेसिडेंट। मीन्स हमारे देश के नीतियों को बनाने में, हमारे देश के संविधान को संरक्षित करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास है, और हमारे देश के नियम, हमारे देश का संविधान लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बनाया जाता है, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में जरूर करेंगे। लेकिन केवल लोकसभा और राज्यसभा के चर्चा मात्र से, इनके द्वारा बनाए गए नियम मात्र से वह एक्ट, वह बिल एक्ट का रूप नहीं लेगा, संविधान का रूप नहीं लेगा, जब तक प्रेसिडेंट का अप्रूवल, प्रेसिडेंट का एसेंट, प्रेसिडेंट की सहमति न हो। यानी हमारे संसद के द्वारा जितने भी बिल बनाए जाते हैं, जितने भी विधेयक पास किए जाते हैं, बगैर राष्ट्रपति के अनुमति के वो अधिनियम नहीं बन सकते, वो संविधान का रूप नहीं ले सकते। शक्तियों के मामले में भारत के राष्ट्रपति के पास तमाम प्रकार की शक्तियां हैं, वाइड रेंजिंग पावर है, और उन शक्तियों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के पास सबसे पहली शक्ति क्षमादान, मर्सी पिटिशन। भारत का राष्ट्रपति हमारे न्यायालय के द्वारा अगर सजा पाया कोई व्यक्ति है, उस सजा को माफ करने का, उस सजा को लघु यानी छोटा करने का भी अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास है। इसी के साथ साथ नियुक्ति, नियुक्ति का मतलब सरकार की नियुक्ति। यदि लोकसभा में किसी दल के पास बहुमत नहीं है, जटिलता का माहौल है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के द्वारा लोकसभा के मेजर लीडर को चुनता है और उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रपति के पास आपातकाल जैसे प्रावधान है, इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी का मतलब
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 बाय द आर्टिकल नंबर 352, 356 एंड 360 ये 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंधों का जिक्र, उपबंधों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, जिन आपातकाल को इंपोज करने का काम देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में आप सभी जानते हैं, यानी जब शत्रु देश के द्वारा हमारे देश के ऊपर हमला होता है और राष्ट्रपति यह महसूस करता है कि यह हमला हमारी संप्रभुता, हमारी सुरक्षा के विपरीत है, तो फिर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, जिसकी व्याख्या 352 अनुच्छेद में की गई है। 356 के तहत राष्ट्रपति यह देखता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र संविधानिक उपबंधों के तहत नहीं चल रहा है, तो उस देश में आपातकाल, उस राज्य में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसे हम और आप राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं। और 360 वित्तीय आपातकाल, जिसका एक लघु वीडियो इसी चैनल पे प्रसारित हो चुका है। 360 वित्तीय आपातकाल होता है, यानी देश के राष्ट्रपति को लगता है कि देश का वित्तीय व्यवस्था संकट में है, तब यह 360 के तहत आपातकाल इंपोज करता है, लागू करता है। यह राष्ट्रपति की शक्ति है। शक्तियों के साथ साथ हम चलते हैं कार्य। राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? तो राष्ट्रपति के पास चूंकि एकात्मक से संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ हमारे देश में एकात्मक शासन व्यवस्था की भी आंशिक पहचान, आंशिक झलक देखने को मिलती है, और उस झलक के साथ साथ राष्ट्रपति के पास तमाम प्रकार के कार्य हैं। यानी राज्यपाल, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, उन राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार भी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, और वो राज्यपालों के नामों की जो अनुशंसा होती है वो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ संसद के दोनों सत्रों को प्रारंभ करने के लिए, संसद में नए प्रकार के उपबंधों को लागू करने के लिए जो बजट, जो भाषण तैयार होता है, उस भाषण की संस्तुति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यानी राष्ट्रपति एक प्रकार से संसदीय व्यवस्था का अभिभावक बनकर के, हमारे संविधान का संरक्षक बनकर के अपने पद पर बना रहता है। सशस्त्र सेना, आवर प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। हमारे सैन्य शक्तियों का, हमारे सैन्य सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। तो ये कार्य थे, और कार्य के साथ साथ हम बात करेंगे राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स, जिसको हम वीटो के नाम से भी जानते हैं, निषेधाधिकार, राइट टू रिजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास तमाम प्रकार के वीटो पावर भी हैं, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, तमाम प्रकार के वीटो पावर हैं, जिसकी चर्चा हम संविधान के कक्षाओं में जरूर करेंगे। लेकिन आज के क्लास में विशेष अधिकार के रूप में हमें यह जानना जरूरी है कि यदि संसद के द्वारा कोई एक्ट, कोई अधिनियम, कोई बिल बना करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो क्या राष्ट्रपति उस बिल पे अपना सिग्नेचर करने के लिए प्रासंगिक है? बिल्कुल नहीं। आप 42वां संविधान संशोधन देखिए और 44वां संविधान संशोधन देखिए, यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें यह बात स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। यानी हमारे संसद के द्वारा कोई बिल बनाया गया है, यदि उस बिल पर राष्ट्रपति की असहमति है, तो रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस संसद में भेज सकता है। लेकिन एक बात और है जो 44वें संविधान संशोधन से खुलकर के हम सभी के बीच में आई थी, कि एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद में भेज दिया, संसद ने पुनर्विचार कर लिया, तो इस पुनर्विचार के बाद भेजे गए बिल को एक्ट बनाना राष्ट्रपति का कर्तव्य है, यानी वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। तीसरे विशेष अधिकार के क्रम में एक शब्द आता है अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब ऑर्डिनेंस। जब हमारे देश की नीतियां संसद में बनती हैं, लेकिन कभी कभी हमारे देश में ऐसे हालात भी हो जाते हैं, या फिर संसद का एक शेड्यूल टाइम है, कभी कभी संसद नहीं खुलती है, संसद का सत्र नहीं चलता है, और उस न चलने वाले सत्र में यदि देश को कोई आपातकालीन उपबंध बनाने पड़े,
कोई नियम बनाना पड़े तो उस नियम को हम अध्यादेश के रूप में जानते हैं, और उस अध्यादेश को जारी करने का अधिकार भी देश के राष्ट्रपति के पास है। लेकिन अध्यादेश की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वो अध्यादेश मात्र 6 महीने के लिए वैलिड होता है, उसकी वैधता 6 महीने तक होती है। 6 महीने के अंदर ही अंदर उस अध्यादेश को संसद के द्वारा यानी लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा एक्ट के रूप में बनाना होता है। तो ये राष्ट्रपति का एक संक्षिप्त सार था, एक डिटेल देने की कोशिश यह वीडियो ने किया। साथ ही साथ हम थोड़े से इतिहास में भी चलेंगे। 26 जनवरी 1950 से लेकर के अब तक की लोकतांत्रिक यात्रा में वो कौन से लोग थे जो इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। तो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक महान शिक्षाविद, एक महान सामाजिक चिंतक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म बिहार के छपरा जिले के जीरादेई गांव में हुआ था, और उन्होंने 1950 यानी 26 जनवरी 1950 जहां से हमारे गणतंत्र की, जहां से इस पद की यात्रा शुरू हुई थी, उस यात्रा से लेकर के 13 मई 1962 तक हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक महान शिक्षाविद जिनकी याद में, जिनके स्मरण में हम हर साल 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे जो 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए। तीसरे क्रम में डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति बने जो 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। चौथे राष्ट्रपति के रूप में वराहगिरी वेंकटगिरी थे जो 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969, हालांकि बहुत ही शॉर्ट टाइम, इनकी समय सीमा बहुत कम थी, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। ये हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति थे। पांचवें राष्ट्रपति के रूप में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो 24 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के बारे में आपको एक बात और जानना जरूरी है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह देश के राष्ट्रपति के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, आपके मन में, आपके जेहन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कैसे काबिज हो सकता है। तो हमारे संविधान में इस बात का जिक्र है, यदि देश का राष्ट्रपति आपातकालीन स्थितियों में या फिर प्राण त्याग देता है, उस दौरान देश का मुख्य न्यायाधीश देश के राष्ट्रपति और देश के उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाए। तो ये वो दौर था जिसमें न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के साथ साथ मिला था। ये 24 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक के बीच हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित रहे। छठवें राष्ट्रपति के रूप में वराहगिरी वेंकटगिरी, जैसा कि चौथे क्रम में भी इनका नाम आया था, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको 2 बार इस पद पर निर्वाचित किया गया, 2 बार इस पद पे सुशोभित किया गया। 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 तक महामहिम वराहगिरी वेंकटगिरी हमारे देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में विद्यमान हुए। 7वें राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली अहमद साहब का नाम आता है। वो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। 8वें राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्ती का नाम आता है जो 11 फरवरी 1974 से लेकर के 25 जुलाई 1974 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। 9वें राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी का नाम आता है जो 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी हमारे गणतंत्र भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनका निर्वाचन निर्विरोध तरीके से हुआ था। 10वें राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह जी का नाम आता है जो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। 11वें राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकट रमन जी का नाम आता है जो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। 12वें नंबर पे नाम आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पदभार संभाला।
13वें राष्ट्रपति के रूप में नाम आता है KR नारायणन का, जो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पे काबिज रहे। 14वें राष्ट्रपति के रूप में मिसाइल मैन, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में भारत को एक नया आयाम दिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, जो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 15वें क्रम में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ हमारे देश में, जब देश के राष्ट्रपति के पद पर किसी महिला ने, किसी भारतीय महिला ने इस पद को सुशोभित किया, और वो नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का, जिन्होंने 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक एक महिला होकर के इस पद पर नियुक्त हुई, इस पद को सुशोभित की। 16वें राष्ट्रपति के रूप में महान वित्त शास्त्री, वित्तविद श्री प्रणब मुखर्जी जी का नाम आता है, जो 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। 25 जुलाई 2017 से अब तक हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की वो यात्रा जो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई है और अब तक चल रही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कार्य और उनके इतिहास को और करीब लेकर के गया होगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद। थैंक यू।